आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब मेट्रो का आखिरी दरवाजा बंद होता है तो स्टेशन पर कौन रह जाता है? क्या सिर्फ खामोशी या कोई और भी? आज की इस डरावनी कहानी भूतिया मेट्रो स्टेशन में हम लेकर आए हैं आतंक, रहस्य और मौत से भरी वो दास्तान जो आपकी रूह तक कांपा देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल डार्क मंडे को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है अंधेरे में वो परछाई आपके पास ही खड़ी हो। यदि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना नाम लिखना मत भूलें। आइए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली जिंदगी में मेट्रो ट्रेन रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी थी। दिन हो या रात, लोग बिना सोचे समझे ट्रेन पकड़ते और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। मगर हर भीड़भाड़ वाली जगह के पीछे कुछ ऐसा अंधेरा भी छुपा होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली के ही एक पुराने हिस्से में एक अधूरा बना मेट्रो स्टेशन था, काला दरवाजा स्टेशन। इसका नाम तो आधिकारिक नक्शों में नहीं था, लेकिन स्थानीय लोग इसे इसी नाम से पुकारते थे। कहा जाता है कि यह स्टेशन बनकर तैयार तो हो गया था, मगर कुछ अजीब हादसों और रहस्यमयी मौतों के कारण इसे कभी शुरू नहीं किया गया। रात के समय इस स्टेशन के पास से निकलना भी लोग पसंद नहीं करते थे। मेट्रो की आखिरी ट्रेन जब इस रूट से गुजरती तो यात्रियों ने कई बार खाली डिब्बों में सफेद साड़ी पहने औरत को बैठे देखा था। कई ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने ट्रेन रुकते ही उस औरत को उतरकर प्लेटफॉर्म की अंधेरी सुरंगों में जाते देखा। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से। आदित्य दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जिज्ञासु और थोड़ा एडवेंचर पसंद। रिया, आदित्य की दोस्त, बहुत समझदार मगर डरावनी चीजों पर यकीन नहीं करती। करण, मस्तीखोर मगर अंदर से डरपोक। नेहा, शांत स्वभाव की मगर अक्सर डरावनी घटनाओं को लेकर संवेदनशील। चारों दोस्त रात को मेट्रो से घर लौट रहे थे। उनकी ट्रेन आखिरी थी और रास्ते में आते हुए आदित्य ने अचानक कहा, यार, कभी सोचा है ये काला दरवाजा स्टेशन सच में है या सिर्फ अफवाह? चलो उतरकर देखते हैं। करण ने तुरंत माथा पकड़ लिया। भाई, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? लोगों ने वहां औरत का भूत देखा है, मैं नहीं जा रहा। रिया ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब लोगों की कल्पना है। अगर इतना ही डर है तो चलो, आज साफ हो जाएगा मामला। नेहा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। ट्रेन जैसे ही उस अधूरे स्टेशन के पास पहुंची, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। प्लेटफॉर्म पर हल्की हल्की झिलमिलाती लाइटें जल रही थीं। चारों ने खिड़की से बाहर झांका। पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। आदित्य ने जिद की और आखिरकार चारों उतर गए। जैसे ही उनके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, चारों को अजीब सा ठंडा झोंका महसूस हुआ। वहां कोई इंसान नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें उन पर टिकी हों। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी 12 बजे दिखा रही थी, मगर घड़ी की सेकंड वाली सुई हिल ही नहीं रही थी। ये घड़ी बंद क्यों है? नेहा ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि यहां सब कुछ बंद है पगली। करण ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। स्टेशन के दोनों ओर काली सुरंगें थीं। आदित्य ने टॉर्च ऑन की और बोला, चलो अंदर तक चलते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, प्लेटफॉर्म पर लगे लाउड स्पीकर से अचानक क्रैक क्रैक की आवाज आने लगी, जैसे कोई टूटा हुआ टेप बज रहा हो। उसमें से एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, अगली ट्रेन मौत की है, सावधान। चारों ठिठक गए। रिया ने तुरंत कहा, किसी ने मजाक किया होगा, मगर उसकी आवाज में भी अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अचानक सुरंग से किसी औरत की हंसी गूंज उठी, धीमी मगर इतनी ठंडी कि रगों में खून जम जाए। हाय राम! करण ने डर से रिया का हाथ पकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सुरंग में गई, वहां किसी का साया हिलता डुलता दिखाई दिया। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। नेहा के मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, भूत, और अगले ही पल मेट्रो का इंजन बजा। धड़ाम! ट्रेन प्लेटफॉर्म से तेजी से निकल गई
और चारों दोस्त अब उस औरत और स्टेशन की अंधेरी सुरंगों के बीच अकेले फंस चुके थे। चारों दोस्त जड़ होकर खड़े थे। प्लेटफॉर्म की झिलमिलाती लाइटें अब और तेजी से बुझने जलने लगी थीं, जैसे किसी ने उनकी रोशनी के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और बोला, शायद ये हमारी आंखों का धोखा है, चलो यहां से निकल चलते हैं। मगर नेहा ने कांपते हुए कहा, नहीं, वो औरत सच में हमारी तरफ आ रही है, मैं उसकी परछाई साफ देख रही हूं। रिया ने नजरें गड़ाकर देखा। सुरंग से सचमुच एक सफेद आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैरती आ रही हो। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। डर के मारे करण दौड़कर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों की ओर भागा। बाकी तीनों भी उसके पीछे हो लिए। मगर जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे, सबने दंग होकर देखा। लोहे का गेट पूरी तरह बंद था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। करण ने जोर जोर से गेट हिलाना शुरू किया। खुल जा साले। मगर गेट मानो सदियों से जंग खाकर जड़ हो चुका था। उधर पीछे से वह औरत की कराहती आवाज और नजदीक आने लगी। तुम यहां क्यों आए? आवाज इतनी भारी और गूंजती हुई थी कि सीमेंट की दीवारें भी कांप उठी। इतने में अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर किसी ने टॉर्च जलाई। चारों चौंक पड़े। एक आदमी वहां खड़ा था, गहरी दाढ़ी, पुराने गंदे कपड़े, हाथ में टूटी हुई लालटेन। उसने आवाज लगाई, भागकर सुरंग में मत जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ आओ। आदित्य ने घबराकर पूछा, आप कौन है? वो आदमी तेजी से उनकी ओर आया और गेट के पास रुककर बोला, मैं यहां सफाई कर्मचारी था। जब यह स्टेशन बंद हुआ था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो। उसकी आंखों में अजीब सा डर और अनुभव झलक रहा था। चारों ने मजबूरी में उस पर भरोसा किया। आदमी उन्हें लेकर प्लेटफॉर्म के कोने में बने एक छोटे कमरे में ले गया। अंदर अंधेरा था, मगर पुरानी फाइलें, टूटी कुर्सियां और जंग लगे औजार पड़े थे। आदमी ने भारी आवाज में कहा, यह स्टेशन अधूरा क्यों रह गया? पता है, क्योंकि यहां सुरंग खोदते वक्त दर्जनों मजदूर मारे गए थे। किसी को करंट लगा, किसी पर छत गिरी, किसी को अजीब तरीके से दम घुटा। लोग कहते हैं कि यहां कोई अशुभ आत्मा पहले से बसी थी, और जब से वो मौतें हुई, रात को यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नेहा ने सहमकर पूछा, और वो औरत? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं। कहा जाता है कि वो एक गर्भवती मजदूरिन थी। सुरंग धंसने से उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा हर रात इस स्टेशन पर भटकती है। जो भी यहां रुकता है, वो फिर कभी बाहर नहीं जाता। कमरे में माहौल और भारी हो गया था। करण ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। यार, हमें बाहर जाना होगा। अचानक दरवाजे पर थक 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 की आवाज आई। सब चौंक पड़े। आदमी ने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया। थक थक धीरे धीरे नाखूनों की खुरचने जैसी आवाज में बदल गई। मुझे मेरा बच्चा दो। दरवाजे के बाहर से वही औरत की फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी। नेहा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आदमी ने सबको धीरे से पीछे हटाया और फुसफुसाकर कहा, अगर उसने दरवाजा तोड़ दिया तो हम सब खत्म। एक ही रास्ता है, सुरंग के उस पार से एक गुप्त निकास निकलता है, मगर रास्ता आसान नहीं है। बहुत से लोग कोशिश कर चुके, कोई वापस नहीं आया। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हम कोशिश करेंगे, वरना यहां रहकर भी मरना है। रिया ने सिर हिलाया, हां, हमें बाहर निकलना ही होगा। करण ने घबराकर कहा, लेकिन अगर उस सुरंग में और भी भूत हुए तो? आदमी की आंखों में अजीब चमक आई। भूत तो होंगे ही, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो शायद जिंदा निकल सको। दरवाजे पर अब और जोर से धमाके होने लगे थे, मानो वो औरत पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आदमी ने लालटेन उठाई और बोला, चलो मेरे पीछे। चारों ने कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे से निकलकर अंधेरी सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। सुरंग की दीवारों पर नमी टपक रही थी। चारों तरफ सीलन की गंध और अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, कोई हमारे साथ चल रहा है। जैसे ही सबने पीछे देखा, सुरंग के मुहाने पर वही औरत खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थी। सुरंग में अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी बस कुछ ही कदम तक पहुंच पा रही थी।
दीवारों से लगातार पानी टपकने की तप 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 आवाज आ रही थी। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो रही थीं। आदमी सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। उसने फुसफुसाकर कहा, ध्यान से चलना, यहां जरा सी गलती मौत बन सकती है। जैसे जैसे सब आगे बढ़ रहे थे, सुरंग की दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई इंसान दीवार पर झुका हुआ है, कभी लगता जैसे बच्चे दौड़ रहे हों। नेहा ने घबराकर रिया का हाथ पकड़ा। रिया, क्या तुझे भी लगता है हमें कोई देख रहा है? रिया ने दिल कड़ा करते हुए कहा। हां, पर शायद ये रोशनी का खेल है। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। अचानक करण लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने चीखते हुए कहा, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। सबने टॉर्च नीचे डाली। वहां सिर्फ गीली मिट्टी और काई थी, लेकिन मिट्टी पर साफ उंगलियों के निशान बने थे। अचानक सुरंग की दीवार से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा गला, जैसे किसी लाश का हो। उसने आदित्य की शर्ट पकड़ ली। आदित्य घबराकर चीखा। आदमी ने तुरंत अपनी लालटेन उस पर मारी। रोशनी पड़ते ही हाथ धुएं में बदलकर गायब हो गया। आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्माएं हैं, ये सुरंग उनकी कब्रगाह है। इनसे बचकर निकलना आसान नहीं। जैसे जैसे सब अंदर बढ़ते गए, हवा और बदबूदार होती गई। नेगा दम घुटने लगा। मुझे सांस नहीं आ रही। करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत रख, बस थोड़ी दूर और। तभी सबको एक साथ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा सुरंग में रो रहा हो। मां, मां, मुझे बचा लो, ये उसी औरत का बच्चा है। आदमी ने झटके से कहा, नहीं, ये धोखा है। ये आवाज मत सुनो, वरना आत्माएं तुम्हें अपने साथ खींच लेंगी। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। आदमी ने झटके से कहा, नहीं, ये धोखा है। ये आवाज मत सुनो, वरना आत्माएं तुम्हें अपने साथ खींच लेंगी। थोड़ी दूरी पर सुरंग अचानक चौड़ी हो गई। बीच में एक गहरा कुआं जैसा गड्ढा था। उससे ठंडी हवा उड़ रही थी। आदमी बोला, यही है मौत का कुआं। यहां सैकड़ों मजदूरों की लाशें दफनाई गई थीं। इस गड्ढे के पार ही गुप्त रास्ता है। लेकिन गड्ढा चौड़ा था, उसे पार करना आसान नहीं था। आदित्य ने कहा, कोई रास्ता नहीं, हमें कूदना होगा। सबसे पहले आदमी ने लालटेन गड्ढे के पार फेंकी, फिर दौड़कर छलांग लगाई और सुरक्षित पहुंच गया। आदित्य ने हिम्मत करके छलांग लगाई और किसी तरह पार पहुंच गया। रिया ने भी पूरी ताकत से छलांग लगाई और आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अब बचे थे करण और नेहा। करण कांप रहा था, मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी सुरंग के पीछे से वही औरत की चीख सुनाई दी, मुझे मेरा बच्चा दो, वरना तुम सब मरोगे। डर के मारे करण ने आंखें बंद की और छलांग लगाई, मगर उसका पैर फिसल गया। वो गड्ढे में गिरने ही वाला था कि आदित्य और आदमी ने मिलकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। अब सिर्फ नेहा बची थी। नेहा छलांग लगाने ही वाली थी कि उसके कानों में वही रोने की आवाज गूंजी, मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। नेहा कांप गई। उसकी आंखों के सामने एक छोटे बच्चे की धुंधली छवि उभर आई। उसने रुककर देखा, गड्ढे के किनारे वही बच्चा खड़ा था, खून में सना हुआ। नेहा, मुझे गोद में लो। नेहा के कदम जम गए। रिया ने चीखकर कहा, नेहा, छलांग लगाओ, ये सच नहीं है। मगर नेहा एक पल के लिए वहीं रुक गई। तभी पीछे से औरत का साया पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा। नेहा चीख उठी और आखिरी ताकत से छलांग लगा दी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उस औरत का हाथ गड्ढे से बाहर निकलकर नेहा की एड़ी पकड़ लिया। नेहा चीख रही थी। उसका एक हाथ आदित्य के पकड़ में था और दूसरा पैर उस औरत की हड्डी जैसी ठंडी पकड़ में। आदित्य पूरी ताकत से खींच रहा था। नेहा, छोड़ मत, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मगर उस औरत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नेहा की एड़ी से खून निकलने लगा। उस औरत का चेहरा अब गड्ढे से ऊपर उभर आया था। फटे होंठ, खोखली आंखें और खून से सना हुआ पेट। वो गरजते हुए बोली, ये मेरी जगह है, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। तभी वो रहस्यमयी सफाईकर्मी आदमी आगे बढ़ा। उसने अपने झोले से कोई लोहे की जंग लगी छड़ निकाली और औरत के हाथ पर जोर से मारी। एक भयानक चीख गूंजी।
औरत का हाथ धुएं में बदल गया और नेहा आजाद हो गई। आदित्य और रिया ने मिलकर नेहा को ऊपर खींच लिया। नेहा रोते हुए बोली, वो मुझे नीचे खींच ले जाती। आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली खतरा अभी बाकी है। गड्ढा पार करने के बाद सुरंग फिर संकरी हो गई। चारों दोस्त और आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उनकी नजर जमीन पर बिछे एक अजीब से लाल गलीचे पर पड़ी। करीब से देखने पर पता चला कि वो गलीचा खून से सना हुआ था और उसमें से हल्की हल्की धड़कन की आवाज आ रही थी। रिया ने कांप कर कहा, ये तो जिंदा है। जैसे ही उन्होंने गलीचे पर कदम रखा, वो अचानक हिलने लगा और उसमें से दर्जनों सड़े गले हाथ बाहर निकल आए। करण चीख पड़ा, भूत, ये हमें खींच लेंगे। आदमी ने तुरंत लालटेन गलीचे पर मारी। रोशनी पड़ते ही हाथ सिकुड़कर अंदर चले गए और गलीचा फिर सामान्य हो गया। आगे चलते हुए दीवारों पर अजीब नक्शे उभर आए, कभी इंसानों की खोपड़ियां, कभी औरतें चिल्लाती हुई, कभी बच्चों की लाशें। नेहा ने डर से आंखें बंद कर लीं। मुझे अब और नहीं चलना, मुझे बाहर जाना है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ा और, हम बाहर निकल ही जाएंगे। तभी अचानक दीवार से वही औरत का चेहरा बाहर निकल आया और उसने गरज कर कहा, कहीं नहीं जाओगे, सब यही मरोगे। अब सुरंग में अंधेरा और गहरा हो गया। हर दिशा से फुसफुसाहटें आने लगीं। भागो, बच नहीं सकते, सब खत्म हो जाएगा। अचानक हवा का तेज झोंका चला और लालटेन बुझ गई। चारों दोस्त और आदमी अब पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। तभी सुरंग में दर्जनों परछाइयां उभर आईं। कभी वो मजदूर लगते, कभी बच्चे, कभी औरतें। सबके चेहरे खून से लथपथ और आंखें खाली थीं। रिया कांपते हुए बोली, ये सब वही लोग हैं जो यहां मरे थे। डर के मारे करण बेकाबू हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से निकलना है, मुझे छोड़ो सब। वो भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। बाकी तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। अचानक करण की चीख गूंजी, बचाओ, कोई तो बचाओ। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बस दीवारों पर ताजा खून की लकीरें उभर आईं। नेहा सिसकते हुए बोली, करण मर गया। आदमी ने भारी सांस लेते हुए कहा, जो अकेला भागता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। अब सिर्फ आदित्य, रिया और नेहा बचे थे। आदमी ने लालटेन फिर से जलाई और बोला, हम बहुत करीब हैं, बस उस मोड़ के पार गुप्त दरवाजा है, लेकिन याद रखना, वो औरत आखिरी बार जरूर हमला करेगी। तीनों दोस्तों ने डर से एक दूसरे को देखा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सब धीरे धीरे सुरंग के मोड़ की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वो मोड़ तक पहुंचे, उनके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी और सुरंग के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। अब की बार उसका शरीर पूरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। सुरंग कांप रही थी। मिट्टी और कंक्रीट की दीवारों से धूल झर रही थी और बीचों बीच खड़ी थी वही औरत, खून से लथपथ, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें अंगारों जैसी जलती हुई। उसने अपने हाथ फैलाए और चीख कर कहा, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा, सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों तरफ से दर्जनों भूतिया परछाइयां निकल आई। कुछ मजदूरों के रूप में, कुछ बच्चों के, कुछ औरतों के। सबकी आंखें खाली और मुंह से खून टपक रहा था। नेहा चीख उठी, ये सब हमें घेर रहे हैं। आदमी ने लालटेन उठाई और जोर से घुमाई। रोशनी पड़ते ही कई परछाइयां धुएं में बदल गईं, लेकिन औरत की आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। मुझे धोखा दिया गया था, इस सुरंग ने मेरा बच्चा निगल लिया, अब हर आत्मा मेरी है। उसने हाथ उठाया और अचानक नेहा हवा में उठ गई। उसका गला कसने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। नेहा तड़पते हुए चीखी, आदित्य बचाओ। आदित्य ने पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ लगाई। नेहा को छोड़ दो, उसे मत मारो। रहस्यमयी आदमी ने जेब से एक पुरानी किताब निकाली। उसने जल्दी जल्दी कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही शब्द गूंजे, औरत थोड़ी पीछे हटी और नेहा जमीन पर गिर गई। वो आदमी चिल्लाया, ये आत्मा श्राप से बंधी है, अगर इसे रोकना है तो इसके गर्भ की हड्डी ढूंढकर जलानी होगी। वो इसी सुरंग में कहीं दफन है। रिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कहाँ? आदमी ने कहा, जहां से सबसे तेज रोने की आवाज आए वहीं उसकी कब्र है।
सुरंग में अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। माँ माँ मुझे बचाओ, नेहा ने कांपते हुए कहा। आवाज उस तरफ से आ रही है। सब धीरे धीरे उस ओर बढ़े। दीवार के पास जमीन पर ताजा खून की लकीरें बनी हुई थी। आदित्य और आदमी ने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें एक छोटा कंकाल मिला जिसमें अब भी बच्चे की हड्डियां थीं। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, औरत ने भयानक चीख मारी, रुको, वो मेरा बच्चा है, उसे मुझे दो। औरत ने हाथ बढ़ाए और अचानक सुरंग की दीवारें टूटने लगी। पानी और पत्थर चारों तरफ गिरने लगे। रिया और नेहा चीख पड़ी। आदमी ने जल्दी से किताब से कुछ और मंत्र पढ़े और कहा, जल्दी इस हड्डी को आग दिखाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। आदित्य ने कांपते हाथों से अपनी जेब से लाइटर निकाला और कंकाल पर आग लगा दी। जैसे ही हड्डियां जलने लगीं, पूरी सुरंग में आग की लपटें दौड़ गईं। औरत दर्द से तड़पकर चिल्लाई, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो। उसका चेहरा पिघलने लगा, शरीर धुएं में बदलने लगा। वो चीखते चीखते धीरे धीरे राख में बदल गई। सुरंग की परछायां भी एक एक करके गायब हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आग बुझने के बाद सामने की दीवार पर एक लोहे का पुराना दरवाजा नजर आया। आदमी ने भारी सांस लेते हुए कहा, यही है निकास, यही तुम्हारी मुक्ति है। आदित्य, रिया और नेहा रोते रोते दरवाजे की ओर बढ़े। उनकी हालत बुरी थी, मगर जिंदा होने की राहत उनके चेहरों पर झलक रही थी। दरवाजा खुलते ही उन्हें बाहर से ठंडी हवा लगी। तीनों तेजी से बाहर भागे, मगर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वह रहस्यमयी सफाईकर्मी वही खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा वक्त आ गया है। मैं भी उन हादसों में मारा गया था, बस मेरी आत्मा फंसी हुई थी। आज तुमने मुझे भी मुक्त कर दिया। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल गया और गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने खुद को फिर से मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पाया। घड़ी अब 3 बजे का समय दिखा रही थी और ट्रेन की आवाज दूर से आ रही थी। नेहा ने रोते हुए कहा, हम सच में जिंदा बच गए। मगर तभी आदित्य की नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर गई। वहां खून से लिखा हुआ एक वाक्य चमक रहा था, ये स्टेशन कभी खाली नहीं होता। ट्रेन के आने की आवाज तेज होती गई। तीनों दोस्त आदित्य, रिया और नेहा प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उनके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। नेहा कांपते हुए बोली, आदित्य, हमें घर चलना चाहिए। मैं अब कभी इस जगह का नाम तक नहीं लेना चाहती। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चलो अब ट्रेन में बैठकर निकल चलते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। डिब्बे बिल्कुल खाली थे। तीनों जल्दी से अंदर बैठे। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट तक तो सब सामान्य रहा, मगर जल्द ही उन्हें अजीब सा एहसास होने लगा। डिब्बे में बैठे बैठे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ है। खिड़की में परछाई दिख रही थी, पर सीट पर कोई नहीं बैठा था। रिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? आदित्य ने नजरें झुकाकर कहा, हां, लेकिन शायद ये हमारे दिमाग का खेल है। तभी अचानक डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। लाइट के झटके में उन्होंने देखा, सामने की सीट पर करण बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो धीमी हंसी हंसते हुए बोला, कहां चले गए थे तुम लोग, मुझे अकेला छोड़कर? नेहा चीख पड़ी, नहीं, करण मर चुका है। करण धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी जैसे लोहे की जंजीरें घसीट रही हो। आदित्य ने डर के मारे चिल्लाया, तू इंसान नहीं है, दूर रह। करण ने ठंडी आवाज में कहा, मैं मर चुका हूं, लेकिन अब तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा दर्द से चीख उठी, आदि, मेरी मदद करो। रिया और आदित्य दोनों ने मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर करण की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और बेहद मजबूत थी। इसी बीच ट्रेन की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई। बाहर सुरंगें धुंधली हो रही थीं, जैसे ट्रेन किसी अज्ञात दिशा में जा रही हो। रिया ने घबराकर कहा, यह ट्रेन किसी सामान्य स्टेशन की ओर नहीं जा रही, यह हमें कहीं और ले जा रही है। आदित्य चिल्लाया, लेकिन कहां? तभी खिड़की से बाहर एक बोर्ड चमका, काला दरवाजा, श्मशान मार्ग। नेहा की आंखें फैल गई। श्मशान मार्ग? ये ट्रेन हमें मरे हुओं की दुनिया में ले जा रही है। करण पागलों की तरह हंसने लगा,
हाँ, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। करण पीछे की ओर गिरा और खिड़की के शीशे से बाहर जा टकराया। शीशा टूट गया और करण चीखते हुए अंधेरे में खींच लिया गया। डिब्बे में अचानक फिर से खामोशी छा गई, लेकिन ट्रेन अब भी रुक नहीं रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन धीमी हुई और एक बिल्कुल अजनबी स्टेशन पर रुक गई। यह स्टेशन कहीं नक्शे में नहीं था। प्लेटफॉर्म पर धुंध फैली हुई थी। चारों तरफ चिताओं की राख जैसी गंध आ रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह कौन सी जगह है? रिया ने बोर्ड पढ़ा, मृत यात्री स्टेशन। उनकी रूह कांप रही। अचानक प्लेटफॉर्म पर वही औरत की आवाज गूंज उठी, मैंने कहा था यह स्टेशन कभी खाली नहीं होता। आवाज इतनी ठंडी और भारी थी कि तीनों के दिल धड़कने लगे। आदित्य ने चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, मरे हुए यात्री फटे कपड़ों में, खून से लथपथ चेहरे लिए। सबकी नजरें उन तीनों पर थीं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वो हवा किसी श्मशान की राख जैसी थी, तेज, जलती हुई और सड़ी गली। आदित्य, रिया और नेहा कांपते हुए बाहर निकले। पूरा स्टेशन काला था। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। ऊपर की ट्यूब लाइटें बुझ बुझ कर अजीब सी आवाज कर रही थीं। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के सिर गायब थे, तो कुछ लाशों की तरह अधजले। उन सब की आंखें चमक रही थीं और वे बिना पलक झपकाए तीनों को घूर रहे थे। रिया ने धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, ये सब यात्री हैं? नेहा कांपते हुए बोली, शायद वो लोग जो इस स्टेशन से कभी वापस नहीं लौटे। तभी स्टेशन के कोने में धुंध घनी होने लगी। धुंध से एक औरत की आकृति उभरी, लंबे बाल, फटे कपड़े, आंखों में आग और होठों से खून टपक रहा था। वो वही औरत थी जिसकी आवाज वे बार बार सुन चुके थे। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम सबने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब वापसी नहीं होगी। नेहा चीख पड़ी, तुम कौन हो? औरत की आंखें जलने लगी। मैं इस स्टेशन की रक्षक हूं। जो यहां आता है उसे मैं कभी जाने नहीं देती। आदित्य ने नेहा और रिया का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। वे सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियां एक अंतहीन अंधेरे में बदल गईं। वे जितना ऊपर चढ़ते, सीढ़ियां उतनी ही लंबी हो जाती। रिया हाफते हुए बोली, ये जगह हमें भागने नहीं दे रही। तभी पीछे से औरत की हंसी गूंजी, भागोगे कहां? यह स्टेशन मौत की भूल भुलैया है। अचानक सीटी बजी और एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बों की खिड़कियों से खोपड़ियां झांक रही थी। दरवाजों से कंकाल बाहर लटक रहे थे। औरत ने इशारा किया, चढ़ जाओ, ये है आखिरी यात्रा। एक बार इसमें बैठ गए तो तुम्हारी आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। नेहा डर से रोने लगी, आदि, हम फंस गए हैं। आदित्य ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, मैं इस चुड़ैल की बात कभी नहीं मानूंगा। औरत की आंखें और लाल हो गईं। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक चारों तरफ की आत्माएं चिल्लाने लगी। उनकी चीखें पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। परछाइयां धीरे धीरे तीनों के करीब आने लगीं। हर आत्मा के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, जैसे वो उनकी रूह खींच लेना चाहती हो। रिया ने डरते हुए कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। उसी समय प्लेटफॉर्म की दीवार पर एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। वो किसी पुराने लोहे का बना था और उस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। आदित्य ने तुरंत कहा, देखो, शायद यही हमारा रास्ता है। लेकिन दरवाजे के सामने वही चुड़ैल खड़ी हो गई। उसकी हंसी गूंज उठी, तुम सोचते हो इतना आसान है? यह दरवाजा सिर्फ खून की कुर्बानी से खुलता है। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया और बोली, अगर तुम तीनों में से कोई एक अपनी जान दे तभी ये दरवाजा खुलेगा, वरना तुम सब हमेशा के लिए मेरे स्टेशन का हिस्सा बन जाओगे। नेहा की आंखें भर आईं। रिया कांपते हुए आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे कुर्बानी देंगे या हमेशा के लिए मौत की इस मेट्रो में फंस जाएंगे? स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। चुड़ैल की हंसी, आत्माओं की चीखें और मौत की ट्रेन की सीटी सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे पूरा स्टेशन नरक का द्वार बन चुका हो। चुड़ैल ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, एक कुर्बानी, सिर्फ एक। अगर तुम में से कोई एक अपने प्राण दे तो बाकी दो इस दरवाजे से निकल सकते हैं, वरना तुम सब मेरे हो जाओगे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी।
नेहा कांपते हुए बोली, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। वो रोने लगी और आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, हम सब मरना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम तीनों जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। आदित्य चुप था। उसकी नजरें उस रहस्यमयी दरवाजे पर थीं और दिमाग तेजी से सोच रहा था। चुड़ैल मुस्कुराई और धीरे धीरे उनके पास आकर फुसफुसाई, मैं देख सकती हूं कौन कमजोर है, कौन डरपोक है, कौन सबसे पहले टूटेगा। वो सीधा नेहा की आंखों में झांकने लगी। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, तू ही क्यों जिंदा रहे, दूसरों के लिए मर जा, मर जा, मर जा। नेहा चिल्ला पड़ी, नहीं, मैं नहीं मरूंगी। उसी समय आदित्य की नजर स्टेशन के एक कोने पर पड़ी। वहां एक जली हुई पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो दौड़कर वहां पहुंचा और किताब उठाई। किताब पर लिखा था, शापित मेट्रो की कथा। आदित्य ने तुरंत कुछ पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस स्टेशन को चुड़ैल ने अपने श्राप से बांध दिया है। दरवाजा तभी खुलेगा जब बलिदान हो, लेकिन बलिदान सिर्फ इंसान का ही नहीं, चुड़ैल का भी हो सकता है। आदित्य की आंखें चमक उठीं। उसने रिया और नेहा को इशारा किया और धीरे से कहा, हमें कुर्बानी देनी है, लेकिन अपनी नहीं, चुड़ैल की। रिया हक्की बक्की रह गई, लेकिन कैसे? वो तो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। आदित्य ने किताब दिखाते हुए कहा, इसमें लिखा है कि चुड़ैल का अस्तित्व उसके खून से बंधा है। अगर हम उसे उसके ही खून से बांध दें तो दरवाजा खुल जाएगा। तीनों ने धीरे धीरे इकट्ठा होकर योजना बनाई। अब उन्हें चुड़ैल के करीब जाकर उसके खून की कुछ बूंदें लेनी थी। चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ रही थी और बोली, समय खत्म हो रहा है, कुर्बानी दो, वरना मैं तुम्हारी आत्माएं अभी निकाल लूंगी। आदित्य ने साहस जुटाकर चिल्लाया, आज कुर्बानी होगी, लेकिन हमारी नहीं, तेरी होगी। चुड़ैल की आंखें लाल आग की तरह जल उठी। उसने जोर से चीख मारी और पूरा स्टेशन हिलने लगा। चारों तरफ से आत्माएं और पास आने लगी। नेहा कांपते हुए बोली, आदि जल्दी कुछ करो, वरना हम सब मर जाएंगे। आदित्य ने किताब का एक मंत्र जोर से पढ़ा। रिया ने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और चुड़ैल पर वार करने लगी। रॉड चुड़ैल की बाह में धंस गया और उससे काले खून की बूंदें टपकने लगीं। खून जमीन पर गिरते ही वहां अजीब चिन्ह चमकने लगे। जैसे ही चुड़ैल का खून गिरा, प्लेटफॉर्म की दीवार पर बना रहस्यमयी दरवाजा चमकने लगा। उससे अजीब सी गूंज निकल रही थी, जैसे वो खुलने वाला हो। लेकिन चुड़ैल पागल हो गई थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा स्टेशन हिलने लगा। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और बोली, तुमने मेरी आत्मा को ललकारा है, अब तुम तीनों मौत से भी बदतर सजा पाओगे। चुड़ैल की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा स्टेशन हिलने लगा। ट्यूबलाइट्स फट-फट कर चिंगारियां छोड़ रही थीं। दीवारों से काली परछाइयां बाहर निकल रही थीं। पटरियों पर से मौत की ट्रेन बार बार गुजर रही थी, लेकिन उसमें कोई इंजन, कोई ड्राइवर नहीं था। सिर्फ जलती आंखों वाली परछाया खिड़कियों से घूर रही थी। दीवार पर बना रहस्यमयी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। उसमें से अजीब सी नीली रोशनी झांक रही थी। रिया कांपते हुए बोली, आदि, अगर हमें बचना है तो हमें दरवाजा पूरी तरह खोलना होगा। आदित्य ने किताब कसकर पकड़ी और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र तेज होता, दरवाजे की रोशनी और फैलने लगती। लेकिन चुड़ैल आग की लपट की तरह उन पर झपटी। उसके नुकीले पंजे ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा चीख पड़ी, बचाओ, ये मुझे खींच रही है। रिया ने तुरंत लोहे की रॉड से चुड़ैल पर वार किया, लेकिन इस बार चुड़ैल ने रॉड को हवा में रोक लिया और पलटकर रिया को दीवार से टकरा दिया। रिया खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ी। आदित्य गुस्से से दहाड़ा, तुझे किसी की कुर्बानी चाहिए थी ना, तो ले अपनी ही कुर्बानी। आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ी किताब से तेज धार फाड़कर अपनी हथेली चीर दी। उसके खून की बूंदें किताब पर गिरी। जैसे ही खून किताब पर पड़ा, उसमें से नीली आग निकलने लगी। किताब अपने आप खुली और उसमें लिखा मंत्र चमकने लगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा, असुर विनाशिनी शक्ति रक्तम बंधनम भवतु। किताब की आग चुड़ैल पर गिरने लगी। चुड़ैल पागलों की तरह चीखने लगी। किताब से आवाज आई, बलिदान हो चुका है। मानव का रक्त और दानव का रक्त मिलकर इस श्राप को तोड़ेगा।
दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। उसके भीतर से तेज उजाला फैलने लगा, जैसे किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। नेहा और रिया उस रोशनी की तरफ घिसकते हुए बढ़ी, लेकिन चुड़ैल अब भी आदित्य को पकड़े हुए थी। आदित्य ने पीछे मुड़कर रिया और नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सख्त मुस्कान। वो बोला, जाओ, तुम दोनों बच सकती हो, मैं नहीं। रिया चिल्लाई, नहीं आदि, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन आदित्य ने जोर से धक्का देकर उन्हें दरवाजे के पार धकेल दिया। दरवाजा बंद होने लगा। आदित्य ने अपनी आखिरी सांसों से किताब का मंत्र दोहराया। नीली आग भड़क उठी और चुड़ैल को पूरी तरह लपेट लिया। उसकी चीखें पूरे स्टेशन में गूंज उठी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। स्टेशन, परछाइयां, मौत की ट्रेन, सब धुएं की तरह गायब हो गए। रिया और नेहा दरवाजे के पार गिर पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे सुबह के उजाले में शहर के किसी पार्क में थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। आदित्य वही रह गया था। रिया और नेहा हाफते हुए पार्क की बेंच पर बैठे थे। सूरज की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ रही थी। लोग सामान्य रूप से टहल रहे थे। किसी को कुछ अजीब नहीं लग रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, नेहा, क्या सच में सब खत्म हो गया? नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। हां, लेकिन आदि, वो हमें अकेला छोड़ गया। रिया के मोबाइल में मैसेज की आवाज आई। जब उसने फोन उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, मैं ठीक हूं, तुम्हें बचाना ही जरूरी था, लेकिन मैं अब इस दरवाजे के पार ही रहूंगा। आदित्य, रिया के हाथ कांपने लगे। नेहा, ये देखो, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है, बस दूसरी दुनिया में। कुछ दिनों बाद अखबार में एक खबर छपी। सिटी मेट्रो स्टेशन नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कारण बताया गया कि वहां लगातार तकनीकी खराबियां हो रही थीं। लेकिन रिया और नेहा जानती थीं कि सच्चाई क्या थी। वहां सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी, वहां मौत का दरवाजा था। रिया हर रात सपने में उसी स्टेशन को देखती, पटरियों पर खड़ी मौत की ट्रेन, और धुंध में गायब होता आदित्य। कभी कभी उसे लगता कोई उसके कान में फुसफुसाता है, मैं यही हूं, बस दरवाजे के उस पार, कहानी यहां खत्म होती है। लेकिन शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि जब भी शहर की आखिरी ट्रेन रात को स्टेशन नंबर 13 के पास से गुजरती है, लोग कहते हैं उन्हें खिड़कियों से एक परछाई दिखती है, आदित्य की परछाई, जो अब हमेशा के लिए उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है।